नमस्कार दोस्तों, ड्रीम बिग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं आरती गुप्ता बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी आवाज और स्क्रीन आपको क्लियर नजर आ रही होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हर इंडियन सीखेगा इंग्लिश, तो ना सिर्फ इंग्लिश सीखेगा, इंग्लिश बहुत ही अच्छे से बोलेगा। उसके लिए मैं आरती गुप्ता आप लोगों के लिए रोज लेकर के आई हूँ लाइव क्लासेस, और ये क्लासेस और ये सेशन मैं आशा करती हूँ कि आप पूरा देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन क्लासेस का बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि आ रही हैं ड्रीम बिग की एवेंजर कैप्टन मार्वल, तो इस बात के लिए मैं बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ ड्रीम बिग टीम का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इस सेशन में क्या क्या है और आप सबके लिए ये सेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्लास का समय क्या होगा। क्लास का समय जो होगा वो इंग्लिश की क्लासेस के लिए स्पेशली मैं बता देती हूँ कि रोज शाम को 8 बजे आपकी लाइव क्लासेस होंगी, जिससे आप मुझसे लाइव इंटरेक्शन कर पाएंगे। आपके किसी भी क्वेश्चन का जवाब मैं आपको लाइव दे पाऊंगी। इसके साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी हमारे इस चैनल पर होंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। लिखा हुआ क्या ये क्लासेस रेगुलर रहेंगी, तो आप सबको बता दें जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता हम कहीं नहीं जा रहे हैं। तो ये क्लासेस अभी जो शुरू की है हम लोगों ने, ये रेगुलर रहेंगी। आपको रोज तब तक क्लासेस मिलेंगी जब तक आपके एग्जाम का सिलेबस पूरा नहीं हो जाता। दूसरा, आपके क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन माइंड में आता है कि फीस क्या रहेगी। ये जो आपके सेशंस हम करा रहे हैं वो एकदम फ्री हैं आप सभी के लिए। इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। ये क्लासेस आपके लिए YouTube पर फ्री अवेलेबल होंगी। 8 बजे से इंग्लिश लगेगी। इसके अलावा और भी सारी क्लासेस जो हैं उनका टाइम आपको तब पता चलेगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये है ये क्लासेस? यस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स चाहे वो कोई भी हो, राजस्थान में हो या राजस्थान के बाहर, इंडिया में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए हमने ये चैनल शुरू किया है। तो कोई भी एग्जाम जो भी होगा उसका फॉर्म भर दीजिए, उसकी प्रिपरेशन हम आपको कराएंगे। साथ ही साथ आपको PDF और भी मटेरियल जो रिक्वायर्ड होगा वो भी देंगे। इसके बाद सबसे ज्यादा आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है, क्या इस क्लास से मेरी इंग्लिश सुधर जाएगी? तो एक चीज मैं बता दूं कि अगर आप इस क्लास में रेगुलर रहते हैं तो आप रोज अगर क्लास में आओगे, पढ़ोगे, तो आपके अंदर जो एनर्जी आएगी, आपको कुछ ही दिनों में, 1 मंथ में आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लगेगा कि हाँ, ये क्लासेस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह हमारे क्लासेस से जुड़े रहिए। अब बात करते हैं कि हमारे आज के सेशन में क्या क्या है। तो आप सबको बता दूं कि आज का पूरा सेशन वोकैबुलरी यानी शब्दावली पर आधारित है, जिसका मतलब है वोकैबुलरी मतलब जो आपका लेक्सिकल होता है, वर्ड्स होते हैं जो कि आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे आप इंग्लिश बोलना तो सीखते ही हैं, साथ ही साथ एग्जाम में क्वेश्चंस को भी राइट ऑप्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस को सीखिए, हम आपके लिए पिक्चर्स भी लेकर के आए हैं, साथ ही साथ उनका हिंदी मतलब भी बताएंगे। अगर किसी को इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए मैं हिंदी भी बोलूंगी, इंग्लिश भी बताऊंगी। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर दे पाता है। तो हमारी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन जो है, पहला वोकैबुलरी का जो वर्ड है उसका क्या मतलब होगा वो आपको सोचना है और फिर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो हमारा जो पहला वर्ड है आज का वो है विंडिक्टिव। क्या लगता है आपको विंडिक्टिव क्या होगा? ऐसा पर्सन जो बुरी तरह एक्टिव है। गाइस, इसको लिंक करो, विंडिक्टिव, ऐसा पर्सन जो बुरी तरह एक्टिव है वो विंडिक्टिव है। कैसा है? प्रतिशोधी है, बदला लेने वाला है, इसको हम बोलेंगे प्रतिशोधी। इसके दिमाग में ना चल रहा है कि अब बदला लेके मानेंगे। और इसी तरह हमने एक पिक्चर आपके लिए लगाई है, देखते हैं आपको याद होती है कि नहीं। ये जो लड़की है, नागिन, बचपन में सुना था कि नागिन बदला लेती है, तो उससे मैंने विंडिक्टिव को लिंक कर दिया। अब आते हैं ऑप्शंस पर, एग्रेसिव, स्पाइटफुल, एक्यूजेटिव और इमेजिनेटिव। पहला ऑप्शन है एग्रेसिव, जिसका मतलब होता है आक्रामक। आक्रामक। अब आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हो सकता है एग्रेसिव हो, रुकना अभी। दूसरा ऑप्शन है स्पाइटफुल, जिसका मतलब भी होता है प्रतिशोधी। तीसरा ऑप्शन है एक्यूजेटिव, किसी पर दोष लगाने वाला। एक्यूजेटिव मतलब दोषारोपण करने वाले जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं कि आप बड़े एक्यूजेटिव हो। इमेजिनेटिव, जो एक सपनों की दुनिया में रहते हैं उनको बोलते हैं इमेजिनेटिव, सपनों की दुनिया में रहने वाले। तो आप एक बात बताइए कि क्या लगता है आपको राइट ऑप्शन क्या होगा विंडिक्टिव के लिए? तो सीधी सी बात है, साफ लिखा हुआ है कि राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा स्पाइटफुल। इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया? बी।
ओके। सो विंडिक्टिव के लिए अगर हम जैसे स्पोकन की बात करें तो कैसे यूज करेंगे कि आपको विंडिक्टिव होने की जरूरत नहीं है। यू शुडंट बी सो विंडिक्टिव इन एवरी केस। आप हर चीज में बहुत ही ज्यादा प्रतिशोधी हो जाते हैं। यू शुडंट बी दैट मच विंडिक्टिव, दैट मच स्पाइटफुल इन दीज केसेस, इन एवरी केस। तो यू कैन यूज इट इन योर डे टू डे कॉन्वर्जेशन ऑल्सो, जिससे कि आपकी इंग्लिश जो है वो बेहतरीन हो जाएगी। बाकी और भी वर्ड्स कैसे यूज कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको विंडिक्टिव का मतलब जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो अब आते हैं अपने दूसरे वर्ड की तरफ, और ये वर्ड कौन सा है, पहले तो इसको प्रोनाउंस करेंगे कि कैसे करेंगे। लिखा है पर्स्पिक्यूअस। क्या है जरा बोल के दिखाओ, मुझे सुनाई देना चाहिए। यस, इट इज पर्स्पिक्यूअस। पर्स्पिक्यूअस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एकदम क्लियर। जैसे कि आपने विंडिक्टिव को सीखा, आपके माइंड में वो एकदम पर्स्पिक्यूअसली जो है वो फिट हो गया, वैसे ये वर्ड है पर्स्पिक्यूअस, जिसका मतलब है स्पष्ट। स्पष्ट का मतलब होता है सब कुछ क्लियर हो जाने वाला। आपके पास ऑप्शंस क्या है, क्लियर है, ब्रीफ है, प्रिसाइज है, रेलेवेंट है। अब आपको सोचना ही नहीं पड़ रहा क्योंकि मैंने इसकी हिंदी लिख दी है। तो आपकी नजर में पर्स्पिक्यूअस क्या हो गया, कंप्लीटली क्लियर। तो हम किसको ऑप्ट करेंगे, ऑप्शन ए को। सो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ए। अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि पर्स्पिक्यूअस क्या होता है, एग्जाम में अगर कभी आया, तो आप बिना सोचे समझे आंसर लगा दोगे, जी ये क्लियर होता है। ओके, ये होता है क्लियर, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रू। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपको क्लियर हो गया, अब भूलेंगे नहीं। अब देखो यहाँ पे पिक्चर है, इसने बोर्ड पे ना कैसे लिखा है, बहुत ही पर्स्पिक्यूअस वे में, बहुत ही अच्छी तरीके से। तो मैंने इसके लिए एक सेंटेंस बना दिया कि योर हैंड राइटिंग इज पर्स्पिक्यूअस, योर थॉट्स आर पर्स्पिक्यूअस। तो जैसा भी सेंटेंस होगा वैसे आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे या फिर एक सेंटेंस बना लेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और वर्ड्स की तरफ। जैसे ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब होता है सारांश। किसी चीज को मतलब शॉर्ट में लिखना, मतलब ब्रीफ करना। जैसे आप मेरे को किसी भी एक्शन को ब्रीफ करके बताते हो, इतना बड़ा नहीं बताते, यू गाइस आर लाइक इसको हम थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं। तो ब्रीफ शॉर्ट मतलब सारांश, मतलब समरी। प्रिसाइज, प्रिसाइज भी सेम चीज होती है गाइस, ये इसी का सिनोनिम है, ये भी किसी चीज को शॉर्ट में बताना। ठीक है, रेलेवेंट का मतलब होता है तार्किक, समथिंग दैट इज लॉजिकल विल बी रेलेवेंट। तार्किक जिसमें आप लॉजिक्स दे रहे हो, वो रेलेवेंट है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाते हैं। अगर आपको लग रहा है क्लास की स्पीड थोड़ी सी तेज है तो स्क्रीन पर नजर रखिए, सारी चीजें एकदम क्लियरली आपके माइंड में फिट हो जाएंगी, और साथ ही साथ रोज सेशंस देखेंगे तो आपकी स्पोकन जो है उसमें फ्लुएंसी आएगी। ईदर इट इज हिंदी और इंग्लिश। ये जरूरी नहीं है कि आप हिंदी ही अच्छे से, इंग्लिश ही अच्छे से फ्लुएंटली बोल पा रहे हैं, बीच में बिल्कुल रुकावट नहीं आ रही है। कभी कभी हिंदी बोलने में भी प्रॉब्लम होती है। ये तभी ठीक होगा जब आप अपनी कॉन्वर्जेशन को रेगुलर रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विद अनदर वर्ड। तो वर्ड ये हमारा है प्रोडिगल। प्रोडिगल, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। अब हिंदी तो मैंने बता ही दी है, साथ ही साथ आपको बहुत सुंदर स्क्रीन पे अशर्फियां दिख रही होंगी, है ना, राजा महाराजाओं की याद आ रही होगी। व्हाट प्रोडिगल इज, व्हाट खर्चीला इज। आइए देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। केयरफ्री, लाविश, प्रोडक्टिव, और लकीली यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं प्रोडक्टिव। तो ऑब्वियसली ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा, मैं बता देती हूँ, मतलब इट इज जस्ट अ हिंट। सो व्हाट प्रोडिगल इज, आपने कहा अरे मेरा दोस्त तो बड़ा प्रोडिगल है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज प्रोडिगल। आपने कहा कि मेरी फैमिली बिल्कुल भी प्रोडिगल नहीं है, माई फैमिली इज नॉट प्रोडिगल। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर रहे हैं। अब इसके लिए हम आपको बता देते हैं, लेविश जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि लाविश का मतलब भी होता है एकदम शान और शौकत से रहने वाला, खर्च करने वाला, बहुत ही ज्यादा स्पेंड करने वाला चीजों को, उसके लिए हम क्या कहते हैं, लाविश, खर्चीला। तो हमारा आंसर क्या हो गया गाइस, जल्दी से बताओ चिल्ला के, दैट इज बी, प्रोडिगल, लाविश। केयरफ्री का मतलब जिसको कोई चिंता नहीं है, एकदम चिंता रहित है। आप यहाँ पे लिख लीजिए कि अभी आप कभी भूलेंगे नहीं, चिंता रहित है, वो एकदम क्या हो गया, केयरफ्री हो गया। प्रोडक्टिव मतलब जो उत्पादन कर रहा है, उत्पादन करने वाला। अब यहाँ पर मैं देखो क्या है, मैं शुद्ध हिंदी इसलिए बता रही हूँ कि जैसे कि आपको ना लिंक हो पाए। देखिए मुझे पता है कि इंडिया में आप कितना भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ लो, कहीं ना कहीं अगर आपको हिंदी वर्ड की पता चल जाती है तो आप बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते हो। चाहे वो पर्सन, एक पर्सन है जो लगातार इंग्लिश बोल रहा है, आपको भी इंग्लिश आती है, एंड यू आर यू आर गुड टू अंडरस्टैंड द पर्सन,
बट एट द सेम टाइम अगर दूसरा पर्सन हिंदी में बात करेगा ना तो आप उससे बात करना पसंद करते हो। इट इज अ ह्यूमन बिहेवियर, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। तो उसी तरीके से हम जो है आपको हिंदी में बताएंगे सो दैट आपको समझ आए चीजें। सो आज हमारा पहला सेशन है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग चुपके से जाएंगे और इसको शेयर करके आएंगे और चुपके से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, क्योंकि रोज हमारी 8 बजे क्लास लगेगी तो आप आएंगे जरूर। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है, दैट इज इनफेमी। आपने कभी फेमस वर्ड सुना है? फेमस वर्ड का मतलब होता है प्रसिद्ध, और अगर हम उसके पहले उसको शॉर्ट में फेमी बोल दें तो भी प्रसिद्ध हो जाएगा, बस पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो जाएगा। फेमी वाला नाउन हो जाएगा, फेमस वाला एडजेक्टिव। तो इसका मतलब फेमस और फेमी दोनों का मतलब होता है प्रसिद्ध, लेकिन अगर हम उसके पहले इन लगा दें तो उसका मतलब हो जाएगा एकदम बदनाम। ठीक है, तो अगर इन लगा दें तो ये तो फेमस है, इसका मतलब प्रसिद्ध, लेकिन इन लगा दिया इसका मतलब हो गया नो। सो ये हो जाएगा नॉट फेमस, और जो नॉट फेमस है वो कैसा है? बदनाम। सो इनफेमी क्या हो गया? बदनामी हो गया। अरे वो तो इनफेमी में जी रहा है, ही इज लिविंग इन इनफेमी, वो बदनामी की जिंदगी जी रहा है। इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास फेमिलियरिटी, इंटेग्रिटी, ग्लोरी एंड नोटोरिटी। तो इनफेमी के लिए आप मेरे को कोई पिक्चर मिली नहीं थी तो मैंने ये वाली पिक्चर लगा ली, अपने माइंड में रिलेट कर लो, याद तो हो ही जाएगा। सो ये बदनामी है, तो इसके लिए फेमिलियरिटी तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि फेमिलियरिटी का मतलब परिवारवादिता। ठीक है, इंटेग्रिटी का मतलब हो गया एकता, ग्लोरी का मतलब हो गया वैभव, किसी का नाम है वैभव, नोटोरिटी का मतलब हो गया बदनामी, मतलब कुख्यात। तो किसी अपराधी के लिए हम नोटोरिटी का यूज करते हैं, इनफेमी का यूज करते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? नोटोरिटी। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो गया गाइस? डी। देखिए, अगर आप लोग चाहेंगे कि आप लोगों को पीडीएफ भी चाहिए, इतनी सुंदर सुंदर जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है वो भी मिल जाएगी, बस आपको हमारी टीम से जुड़ने की जरूरत है। ओके, इनफेमी का मतलब आप सबको पता चल गया। देखिए, फेमिलियरिटी का मतलब होता है परिवारवादिता। ठीक है, सबको पता है फेमिलियर है, परिवारवादिता है, नाउन है ये, राइट। इंटेग्रिटी मीन्स एकता, ग्लोरी मीन्स वैभव। ओके, हमारा परिवार जो है उसमें ग्लोरी ही ग्लोरी है, धन धान्य है बहुत ज्यादा। सो ग्लोरी का मतलब होता है समथिंग दैट इज सो लाविश। इंटेग्रिटी एवरीबडी नोज, इंटेग्रिटी का मतलब है एकता, जैसे हम सब रहते हैं भारत वाले। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा एडवर्स। पिक्चर देख के आपको राइट ऑप्शन नजर आ रहा होगा, क्या हो सकता है? ऑप्शंस है हमारे डेकोरेटिव, डेरोगेटिव, नेगेटिव एंड फैसिलिटेटिंग। सबको याद करेंगे। अच्छा, जो पीछे हमने वर्ड्स पढ़े या जो मैंने आपको बताए, तो उनमें से काफी सारे लोगों को काफी सारे वर्ड्स ऐसे ही याद हो गए होंगे। तो अगर आप कैपेबल हैं उन सारे वर्ड्स को याद करने के लिए, इसका मतलब यू आर गोइंग इन राइट वे। आपको बहुत सारी चीजें भी सीखनी है इस तरीके से। एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल। इफ यू आर लिविंग इन एडवर्स सिचुएशन, दैट मीन्स यू आर बीइंग नेगेटिव। एडवर्स का मतलब क्या होता है? प्रतिकूल। आप रोज अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में से यूज करना सीखो। ठीक है, ऑप्शंस हैं डेकोरेटिव, डेरोगेटिव, नेगेटिव एंड फैसिलिटेटिंग। इसकी शक्ल देख के आप तुरंत ऑप्शन लगा देंगे, भाई ये तो नेगेटिव होगा, और आंसर में कह देंगे मैम ये सी होगा। नेगेटिव मतलब नकारात्मक। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम विद दैट वर्ड? अब इसको मैंने यूज करके भी बता दिया कि आपको एडवर्स सिचुएशन से बाहर निकलना है। एडवर्स सिचुएशन भी होती है, एडवर्स एनवायरनमेंट भी होता है, एडवर्स सिलेबस भी होता है, बहुत सारी चीजें एडवर्स होती है। कभी कभी आपका माइंड भी एडवर्स हो जाता है। ओके, सो एडवर्स के लिए राइट ऑप्शन हमारा हो गया नेगेटिव। बाकी और ऑप्शंस पे नजर डाल लेते हैं। डेकोरेटिव, जिसको बहुत सजा देते हैं, बहुत ही ज्यादा अलंकृत कर देते हैं, उसको लिख देते हैं डेकोरेटिव, मतलब सजा हुआ। ये सजा पनिशमेंट नहीं है, ये सजा हुआ है। ठीक है, डेरोगेटिव अपमानजनक। किसी ने आप पर अगर डेरोगेटिव कमेंट किया तो इसका मतलब आपकी इंसल्ट हो गई, उसमें अपमानजनक। वैसे आप लोग छोटे बच्चे हो गए, अगर बड़े बच्चे भी हो तो भी इंसल्ट को अगर आप लोगे तो आपको इंसल्टिंग लगेगा, अगर लोगे ही नहीं तो सामने वाले की इंसल्ट हो जाएगी। सो अगर कोई आपको डेरोगेटिव कमेंट करता है, ये मैं याद भी करा रही हूँ, तो आपको उसको क्या करना है? लेट इट बी करना है, लेट इट गो करना है, आपको उस पर फोकस नहीं करना। राइट ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सी, एडवर्स प्रतिकूल, नेगेटिव प्रतिकूल। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है एडवर्सिटी। देखो, एडवर्स आपका एडजेक्टिव था, ठीक है, तो इसीलिए मैंने उसको कैसे यूज किया? यू शुडंट बी लिविंग इन एडवर्स कंडीशन। लेकिन यहां पर एक और वर्ड है एडवर्सिटी, इसका मतलब होता है प्रतिकूलता। इसके लिए भी 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। क्या ऑप्शंस हैं? आइए देखते हैं। हेल्पलेसनेस,
क्राइसिस, फेलियर, मिसफॉर्च्यून। सो अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर प्रतिकूलता चल रही है आपकी जिंदगी में, अगर फियास्को चल रहा है, अगर आप डैम्प स्क्विब हैं, ये जो मैं बोल रही हूँ ये इसी के सिनोनिम्स हैं। सो आई विल राइट ऑल द वर्ड्स हियर, डोंट वरी। सो एडवर्सिटी का मतलब प्रतिकूलता होता है और इसके लिए राइट ऑप्शन हमारा क्या हो गया? फेलियर। ठीक है, आइए पिक्चर पे नजर डालते हैं। सो इसके दिमाग में अगर आप हैप्पी हैं तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस भी मिल जाएगी, लेकिन अगर आपने अपने माइंड में नेगेटिविटी, एडवर्स सिचुएशन पाल रखी है तो आपको उसका आउटकम भी कैसा मिलता है? इन एडवर्सिटी। सो फेलियर में आउटकम मिलेगा, यू हैव टू बी पॉजिटिव एवरी टाइम। फेलियर का मतलब क्या होता है? असफल। अच्छा, इसके लिए जो सिनोनिम्स हैं वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। फेलियर के लिए एक वर्ड है हमारा फियास्को। फियास्को का मतलब भी क्या होता है? फियास्को। इसके लिए एक इडियम है, डैम स्क्विब, राइट? इसका भी मतलब, इन दोनों का मतलब क्या होता है? असफल। ओके, सो यहां पर राइट ऑप्शन आपको मिल गया। हेल्पलेसनेस का मतलब जब आपकी कोई हेल्प नहीं करे, मतलब सहायता से एकदम आप अलग जा रहे हो, कोई आपकी सहायता नहीं कर रहा है, असहायतापूर्ण हो जा रहे हो, असहाय हुए जा रहे हो, तो आप क्या हो गए? हेल्पलेसनेस, असहाय। इन हिंदी इट इज कॉल्ड असहाय। क्राइसिस, परेशानी। क्राइसिस का मतलब क्या होता है? परेशानी। इफ यू आर इन क्राइसिस, दैट मीन्स यू आर इन दैट सिचुएशन दैट हार्म्स यू। मिसफॉर्च्यून, आपका भाग्य ही खराब है। मिसफॉर्च्यून जो है वो एकदम आ रहा है, तो मतलब भाग्य का खराब होना। दुर्भाग्य लिख लो, मतलब इतना बड़ा क्या ही लिखना, तो आप शॉर्ट में लिखो दुर्भाग्यपूर्ण। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है गाइस? सी। याद हो गया ना कौन सा वर्ड था? एडवर्सिटी। सबको क्लियर हो रहा है ना? हाँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने आपको एक वर्ड बताया था गाइस, पर्सपिक्यूइस। पर्सपिक्यूइस का मतलब होता है क्लियर। तो आपकी लाइफ में एवरीथिंग शुड बी व्हाट? पर्सपिक्यूइस। लेट्स हैव सम मोर वर्ड्स। बीक्विस्ट, पिक्चर दिख रही होगी, काफी अच्छा विंटेज सा पिक्चर आपके सामने मैं लेकर के आई हूं। सो बीक्विस्ट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है, इसका हिंदी मतलब है विरासत। हिंदी मैंने देखो लिख रखी है, आपको किसी भी क्लास में लोग हिंदी लिखते हुए नहीं मिलेंगे, ऑलरेडी मैंने बता रखा है, जिससे कि ऑप्शंस आपके लिए सिंपल हो जाए। सो पैट्रिमनी, पार्सिमनी, हेरिटेज एंड मैट्रिमनी, क्या लगता है आपको कि क्या होगा राइट आंसर इन क्वेश्चंस का? बीक्वेस्ट का क्या मतलब होता है? जैसे पिक्चर देख के तो आपके माइंड में विरासत ही आ रहा होगा, नहीं आ रहा? विरासत सबके दिमाग में आता है, आपके दिमाग में भी आएगा। सो ये जो वर्ड है, यस, बीक्वेस्ट का मतलब होता है विरासत। अब विरासत के लिए हम कौन सा यहाँ पे वर्ड जो है वो चूज करें? पैट्रिमनी का मतलब तो पिता की जो संपत्ति है। अब होना तो वो भी विरासत चाहिए, लेकिन हमें क्या करना है? अप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढना है, ज्यादा पिता की संपत्ति पे नजर मत मारो। पार्सिमनी का मतलब गाइस, अभी जो आपने आपको प्रोडिगल बताया था ना, ये उसी का सिनोनिम है, बचत। अच्छा, वो तो खर्च करता है, इसी को उल्टा हो गया, बचत। पार्सिमनी का मतलब होता है बचत। हाँ, तीसरा ऑप्शन हमारा हेरिटेज। हेरिटेज का मतलब क्या होता है? यही हमारा विरासत। और चौथा ऑप्शन है मैट्रिमनी। मैट्रिमनी का मतलब रिलेटेड टू मैरिज, शादी से संबंधित। सो हमारा राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन में होता है सी। तो अगर आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वैसे एक बात बता दूं, ये एग्जाम में कई कई बार आ चुके हैं ये क्वेश्चंस। सो हेरिटेज मतलब विरासत विल बी द राइट ऑप्शन। इसका सिनोनिम गाइस वो भी हो जाएगा आपका पैट्रिमनी, जो है पैतृक संपत्ति, इसको भी लोग ना विरासत ही समझते हैं, तो मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये भी एक सिनोनिम हो सकता है, बट अप्रोप्रिएट वर्ड आपका सी होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? हाँ, तो अप्रोप्रिएट वर्ड ही ढूंढते हैं यहाँ पर हम आपके लिए। सबके बारे में बात कर लेते हैं। पैट्रिमनी का मतलब होता है पैतृक संपत्ति। पैट्रिमनी मतलब पैतृक संपत्ति। और पार्सिमनी होता है इस बचत। इसको लिंक करो भाई, पारसी लोग ना बचत बहुत करते हैं, इसीलिए वो पारसी है। ठीक है, मतलब लिंक तो कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में। लिंक करने के लिए आपके पास क्रिएटिविटी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर एक बार आपने ये सीख लिया ना, जो मैंने आपको बताया, आपको एग्जाम में सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हर कंडीशन में काम करती है। अब आप सब कुछ भूल जाओ, लेकिन पारसी लोग बचत करते हैं, ये नहीं भूलोगे। यस और नो? सो इट हैपेंस, सो डू इट as much as you can. मैट्रिमनी का मतलब होता है शादी से संबंधित, शादी से संबंधित। ओके, सो आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई, ये भी विरासत है, ये भी विरासत है, सब विरासत से भरा हुआ है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? इमीडिएट
अब ये बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे बड़े शैतान होते हैं, वो आपको इमिटेट करते रहते हैं। आप उनसे कह भी दें अगर कि व्हाई आर यू इमिटेटिंग मी, यू आर इमिटेटिंग मी, व्हाई डू यू इमिटेट मी एवरी टाइम, क्यों मुझे हर वक्त इमिटेट करता रहता है। वो हमेशा क्या करते हैं, आपको कॉपी करते हैं, आपकी नकल करते हैं। तो इमिटेट, इमिटेट का मतलब होता है गाइस नकल करना। क्या मतलब होता है, नकल करना। अब इसके लिए नकल करने का एग्जैक्ट वर्ड आपके पास क्या है इन दीज 4 ऑप्शंस, लेट्स सी। पहला ऑप्शन है थिंक। थिंक और नकल करने में फर्क है। सोचना, नकल, अगर इतना दिमाग नहीं होता तो बच्चे नकल नहीं करते। अल्यूड का क्या मतलब होता है, संकेत देना। अल्यूजन, संकेत से संबंधित, अल्यूड करना, संकेत देना, वो भी राइट ऑप्शन नहीं है। फॉलो, अनुसरण करना, ये हो सकता था अगर हमारा अप्रोप्रिएट ऑप्शन कॉपी यहां पर नहीं होता। तो नकल करना मतलब इमिटेट, नकल करना मतलब कॉपी, कॉपी का मतलब क्या हो गया, नकल करना। तो अब जब हमें राइट ऑप्शन मिल ही गया है तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है क्या, डी। समझ आया। सो इमिटेट को कैसे यूज करेंगे अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आई ट्राई टू इमिटेट आरती मैम्स वर्ड्स, आई ट्राई टू इमिटेट शशि थरूर्स इंग्लिश, आई वांट टू इमिटेट राहुल गांधी स्पीच। आप कहो नहीं भाई हम तो मोदी की स्पीच को इमिटेट करेंगे। यस, यू कैन से आई वांट टू इमिटेट मोदीज स्पीच, मिस्टर मोदीज स्पीच। ओके, सो या यू हैव टू कॉपी इट। नकल करना, इट इज अ वर्ब। थिंक का मतलब होता है सोचना, एंड एवरीबडी नोज दैट। एल्यूड का मतलब होता है संकेत देना, संकेत देना। इफ समवन अल्यूड्स यू, दैट मीन्स आपको बता रहे हैं कि भाई इधर से कुछ करो। फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना। अनुसरण और कॉपी लगभग सिमिलर है, तो अगर आपके ऑप्शन में कॉपी नहीं है और इमिटेट की मीनिंग पूछी है तो आपको फॉलो ना आंसर कर सकते हैं। ये भी एक वर्ब है और इसका भी मतलब होता है अनुसरण करना। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत ही बेहतरीन। ये है बोस्ट। बोस्ट, बोट पे आप कहीं गए हो और आप वापस आके कह रहे हो कि हम ना गए थे क्रूज पर। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि आप ना डींगे हाँक रहे हो। गए तो बोट पर थे, बता दिया क्रूज पर गए। ठीक है, तो ये क्या शेख ही मार रहे हो, तो बोस्ट कर रहे हो। सो आपका फ्रेंड समझ गया, उसने आपसे कह दिया हे व्हाई आर यू बोस्टिंग हियर, व्हाई डू यू बोस्ट एवरी टाइम, हर वक्त तुम डींगे क्यों हाँकते रहते हो। इसके लिए राइट ऑप्शन क्या है, देखो अब ये दोस्त दोस्त है, मेरे को कोई बढ़िया पिक्चर नहीं मिली, मैंने इन दोनों को बना दिया, क्योंकि हम ज्यादा बोस्टिंग तभी करते हैं जब सामने हमारा दोस्त होता है। मतलब फास्ट फ्रेंड जो होता है, ट्रू फ्रेंड, उसके सामने कभी नहीं करते। जो हमारा कभी कभी पुराना फ्रेंड होता है बचपन का, वो कभी कभी मिलने आए कई सालों बाद आपसे, सो व्हाट डू, यू ऑलवेज बोस्ट, बिकॉज ऑब्वियसली यू वांट टू टेल दैट पर्टिकुलर पर्सन दैट यू आर सक्सेसफुल मोर देन दैट। ओके, सो बोस्ट का मतलब क्या होता है, ब्रैग करना। ब्रैग करना मतलब क्या, शेखी, भगारना, डींगे हाँकना कि मैं तो भाई मैं दुनिया की सबसे बड़ी टीचर हूँ, आरती गुप्ता नाम है, मेरे को गूगल करो, ARTI GUPT कैसे, और लास्ट में इंग्लिश डाल देना तो आपको मैं मिल जाऊंगी, ऐसे करके पोस्ट करेंगे कि मैं बहुत बड़ी टीचर हूँ, ऐसे करके। सो ऑब्वियसली इसी को बोलते हैं क्या करना, ब्रैग करना। हेट का मतलब नफरत, क्राई सबको पता है। अब्यूज का मतलब किसी के लिए बुरा बोलना या नफरत करना। सो हेट का मतलब भी नफरत करना होता है गाइस, और ब्रैग इसी का सिनोनिम है, इसीलिए इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाता है बी। और क्राई का मतलब होता है रोना या फिर चिल्लाकर रोना। क्राई भी अलग तरीके से होते हैं, चिल्लाकर रोना भी क्राई और चिल्लाना वो भी क्राई। ठीक है, किसी चीज पर बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाना, उसके बाद बात करने को भी क्राई बोलते हैं। अब्यूज का मतलब नफरत करना या गाली देना। ठीक है, नफरत करना या गाली देना दोनों अब्यूज की कंडीशन में आता है। सो आपके लिए स्क्रीन एकदम क्लियर है, यू कैन सी एंड नोट देम डाउन इफ यू वांट टू। आप इनको नोट भी कर सकते हैं इफ यू वांट टू। ओके, हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिस्पोंडेंट। बोल के देखो जरा, डिस्पोंडेंट। आप कहते हो हम अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा डिस्पोंडेंट है, बहुत ज्यादा कैसे, निराश है। सो अब क्या, इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, रिजेक्टेड है, रिपेंटेंट है, डिजर्टेड है, रिजेक्टेड है। तो अब हम कंफ्यूजन में हैं कि है तो हम निराश, लेकिन अगर हमें इसका सिनोनिम ढूंढना हो, क्योंकि हमसे ना डिस्पोंडेंट बोला नहीं जा रहा। सो आपके पास ऑप्शन के साथ साथ पिक्चर भी है। तो क्या कह रहे हैं कि आई एम नॉट एबल टू स्पीक, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस दिस पर्टिकुलर वर्ड डिस्पोंडेंट। तो इसके लिए मेरे को ना एक सिनोनिम चाहिए। तो वो सिनोनिम क्या होगा, रिजेक्टेड। क्या आप रिजेक्टेड फील कर रहे हैं अगर आप निराश हैं? नहीं, रिजेक्टेड का मतलब निष्कासित होता है। रिपेंटेंट, पछतावा? नहीं, निराश होना पछताना दोनों अलग बातें हैं। डिजर्टेड,
त्याग दिया जाना नहीं, निराश होना और त्यागना दोनों अलग बातें हैं। तो आप क्या फील कर रहे हो? डिजेक्टेड फील कर रहे हो। क्या फील कर रहे हो? निराश फील कर रहे हो। डिस्पॉन्डेंट और डिजेक्टेड ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, दोनों का मतलब होता है निराश। ओके, सो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे? चिल्ला के बताओ सारे लोग, दैट इज डी। मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना सबको? ठीक है। रिजेक्टेड, किसी को अगर किसी चीज के लिए मना कर देना, निष्कासित कर देना, हटा देना, रिपेंट कर देना, मतलब छोड़ देना, उसको बोलते हैं रिजेक्ट कर देना। ठीक है, बहुत सारे वर्ड, बाहर कर देना, छोड़ देना, हटा देना, हटा देना, काइंड ऑफ। ओके, देखो अप्रोप्रिएट हिंदी अगर आप चाह रहे हो कि मैम यहाँ पे लिख दें, तो ये तो हिंदी होती है अप्रोप्रिएट, फिर तुम लोग को हिंदी की जरूरत नहीं है, इसके लिए आप लोग गूगल करना, सिनोनिम्स और पढ़ लेना। रिपेंटेंट का मतलब होता है गाइज पछताने वाला, ऐसा कोई पर्सन जो पछता रहा है बहुत ज्यादा, पछताने वाला जो पर्सन है उसको हम बोलते हैं रिपेंटेंट। ओके, कोई भी पर्सन बहुत ज्यादा पछता रहा है। डिजर्टेड मतलब त्याग दिया जाना, छोड़ दिया जाना, दूर तक छोड़ दिया जाना, वो हो जाएगा डिजर्टेड। ठीक है, डिजेक्टेड क्या हो जाएगा? निराश हो जाएगा। अगर कोई पर्सन डिजेक्टेड फील कर रहा है तो कैसा है वो? डिस्पॉन्डेंट है। सबको समझ आया? देखो कोई भी वर्ड अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप उसको बार बार बोल के देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बचपन में सब कहते थे अरे बोल बोल के क्यों पढ़ रहा है, आराम से पढ़, लेकिन ये टेक्निक एक्चुअली वर्क्स। अगर आप बोल बोल के पढ़ते हो, अगर आप बोलते हो यू नो ड्यूरिंग दिस क्लास, तो ऑब्वियसली आपको चीजें याद होती हैं। ओके, कैमोफ्लेज क्या है गाइज? कैमोफ्लेज, कमाउफ्लेज नहीं है, ये प्रोनाउंसिएशन है इसका, कैमोफ्लेज। आई एम नॉट सेइंग आई एम वेरी गुड एट प्रोनाउंसिएटिंग एवरी वर्ड, बट हाँ मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताऊंगी जिसमें आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और सही होंगे। सो इसका प्रोनाउंसिएशन है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब होता है छलावरण, मतलब किसी को धोखा देने के लिए पहना गया आवरण। ओके, जैसे सोल्जर्स या आर्मी की जो ड्रेस होती है वो अगर किसी ग्रीनरी के बीच में छुप जाए तो ऊपर से ड्रोन से कोई अगर उन्हें देख रहा है तो वो नहीं दिख पाते हैं, तो इसीलिए हम उस ड्रेस को बोलते हैं कैमोफ्लेज। अब कैमोफ्लेज ड्रेस अभी फैशन में भी होती है अक्सर, तो हम भी लोग उसको कभी कभी खरीद के पहन लेते हैं, तो इसको बोलते हैं धोखा देने वाली ड्रेस, डिस्गाइज, धोखा देने वाली ड्रेस, धोखा देने वाला या फिर भेष बदलने वाला। इसके लिए ना भेष बदलने वाला भी राइट ऑप्शन है, भेष बदलने वाला। ओके, प्रिटेंड का मतलब क्या होता है? दिखावा करना। तो राइट आंसर हमें मिल गया, तो हम अपना आंसर तो लिख ही सकते हैं। आंसर हो गया हमारा क्या? ए। ओके, अब प्रिटेंड, भाई आप प्रिटेंड करने वाले इस दुनिया में बहुत हैं, इसका मतलब होता है दिखावा करना। सो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिखावा करते हैं, प्रिटेंड। आप इसको यूज कैसे कहते हैं? कैमोफ्लेज को कैसे यूज करेंगे? जैसे आई एम वेयरिंग सम कैमोफ्लेज काइंड ऑफ अटायर सो नोबडी कैन स्पॉट मी एनीवेयर, इस तरीके से, है ना। प्रिटेंड को कैसे यूज करेंगे? आई डोंट प्रिटेंड एनीथिंग, मैं किसी चीज में दिखावा नहीं करती। हाइड तो पता ही होगा, हाइड का मतलब भी छुपाना होता है। एक्चुअली हाइड का मतलब होता है छुपना, रिवील का मतलब होता है प्रदर्शित करना या दिखाना। देखो छुपना और छुपाने में फर्क है। ओके, सो कीप सीक्रेट, इफ यू आर कीपिंग सीक्रेट, सो आप किसी चीज को छुपा रहे हो, लेकिन अगर खुद छुप रहे हो तो उसके लिए हाइड यूज करेंगे। तो छुपना जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ओके गाइस, तो ये थे हमारे सिनोनिम्स जिनको आपने बहुत ही मन से पढ़ा और आपने अच्छे से याद किया। तो अगर हम वापस जाके कोई भी वर्ड आपसे पूछेंगे तो आप तुरंत उसको आंसर कर देंगे। अगर मैंने ऐसे ही सडन आपसे पूछ लिया ये बताओ कि अभी मैंने डिस्पॉन्डेंट का मतलब क्या बताया था, तो आप क्या बताओगे? कमेंट सेक्शन में जरा बताना। मुझे लगता है कि आप लोग को आंसर पता होगा कि इसका मीनिंग होता है डिजेक्टेड और हिंदी मतलब क्या होता है? निराश, हताश। ठीक है, चलो अब हमारे पास आ गए हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? मुहावरे और लोकोक्तियां। तो बचपन में मुहावरे बहुत पढ़ते थे, जैसी करनी वैसी भरनी टाइप्स। अब भी इनको पढ़ेंगे, मेरी क्लास में इनको पढ़ेंगे इंग्लिश में। ठीक है, रेडी एवरीवन? सो बीच बीच में आपको ना एनर्जी आ जाए, थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, आपको एनर्जी की जरूरत है। सो यू गाइज विल लर्न व्हाट? सम अदर थिंग्स। इडियम्स एंड फ्रेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर इट कम्स टू स्पीकिंग इन इंग्लिश। सो यू हैव टू learn something very new and important also। तो पहला वर्ड हमारा आपके सामने क्या है? a load of cobblers। a load of cobblers। आपने कहा अरे ये मटेरियल कुछ भी नहीं है गाइज, there is nothing but
अ लोड ऑफ कॉबलर्स, ये कुछ नहीं है बट अ लोड ऑफ कॉबलर्स है। सो व्हाट डज दैट मीन, उसका क्या मतलब होगा, गुड न्यूज, वेरी फेमस, रबिश, नन ऑफ द अबव। तो अ लोड ऑफ कॉबलर्स का मतलब होता है क्या, पिक्चर देख के बताओ, 1 2 3, या इट इज रबिश, बकवास। सो कैसा मटेरियल है, बकवास। अगर मैंने किसी मटेरियल के लिए आपको डिनोट किया कि दैट मटेरियल इज रबिश। गुड न्यूज, व्हाट गुड न्यूज इज, अच्छी न्यूज, तो ये तो राइट ऑप्शन होगा नहीं, यहाँ पे मार्क दे कट, नन ऑफ द अबव तो नहीं है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया है, इसमें ज्यादा मजा आएगा क्योंकि इसमें तुम लोगों के पास काम कम है। स्टूडेंट्स को हमेशा चाहिए होता है कि काम कम हो और ज्ञान ज्यादा मिल जाए, है। तो लॉर्ड ऑफ कॉबलर्स मैंने बता दिया। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये, एट वन फेल सूप, at one fell swoop, what do you think, what the right option, what the right answer option will be? मैंने कहा कि I qualified the exam at one fell swoop, कैसे बोलोगे, I qualified the exam at one fell swoop, आफ्टर लॉट्स ऑफ थिंकिंग, क्या सोचने के बाद क्वालिफाई किया, या फिर इन अ सिंगल एक्शन, एक ही बार में क्वालिफाई कर गया, या फिर बाय मिस्टेक, गलती से किया, या फिर ज्वाइंट एक्शन, या फिर मतलब एक साथ मिश्रित एक्शन के साथ किया। सो इफ यू डू समथिंग एट वन फेल सूप, इसका मतलब एक ही बार में सारा काम कर देते हो, एक ही बार में यू क्वालिफाइड फॉर योर एग्जामिनेशन, तो उसका मतलब है इन अ सिंगल एक्शन। पिक्चर मैंने ये दे रखी है, आपको देखना है मैंने पिक्चर क्यों दे रखी है मुझे खुद नहीं पता, लेकिन जब हम कोई चीज को मेटाफर देते हैं, किसी चीज की उपमा देते हैं, तो आपके माइंड में उसका काफी इंपैक्ट पड़ता है। तो याद हो गया होगा, एट वन फेल सूप इन अ सिंगल एक्शन, एक सिंगल एक्शन में बाज जो है वो उड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अवे विद द फेयरीज, अवे विद द फेयरीज मतलब परियों के साथ में अवे हो रहे हो, तो ये आप खुद ही बता दोगे। जैसे आपने कहा आई एम टायर्ड, आई वांट टू गो अवे विद द फेयरीज, मैं एकदम थक गई हूँ जिंदगी में, मैं जाना चाहती हूँ परियों के साथ बाहर। तो अगर आप परियों के साथ चले गए, सो व्हाट वुड यू डू, नॉट फेसिंग रियलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी, शॉकिंग स्टेज और वेरी सैड। सो व्हाट डू यू थिंक, इफ यू आर अवे विद द फेयरीज, इसका मतलब ये है कि आप ना सामने वाले से जो रियलिटी है उसको फेस नहीं करना चाह रहे हो, उससे भाग रहे हो। सो इफ यू are not facing the reality, it is called away with the fearies, not facing reality. So the right option will be 1, इसका मतलब होता है सच्चाई को नजरअंदाज करना, क्या करना, नजरअंदाज करना। ओके, सो डोंट थिंक कि मेरी हिंदी जो है वो आपको नहीं समझ आएगी, नजरअंदाज करना, क्योंकि मुझे हिंदी पसंद है और मैं चाहती हूँ कि आप सारे लोग हिंदी भी ज्यादा अच्छे से सीखें, उतने ही अच्छे से जैसे आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। सो क्या हो गया, सच्चाई को नजरअंदाज करना, नॉट फेसिंग रियलिटी, राइट आंसर हो गया हमारा 1। ओके, बाकी सारे ऑप्शंस गलत है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए नजर डालिए कि हमारा दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बैक ऑफ बियॉन्ड। बैक ऑफ बियॉन्ड, इसका क्या मतलब है, लिखा हुआ है एन आइडियल प्लेस फॉर हॉलीडेज, अ प्लेस विद सर्टेन मेमोरीज, अ रिलीजियस प्लेस और अ लोनली फॉरसेकन प्लेस। मतलब अगर मैं आपको इस पे सेंटेंस बनाऊं तो मैं ऐसे कैसे बनाऊंगी कि समटाइम्स ह्यूमन माइंड फील्स लाइक ही और शी शुड बी बैक ऑफ बियॉन्ड। अब इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, हिंदी मतलब यह है कि कभी कभी मानव दिमाग सोचता है कि उसको बैक ऑफ बियॉन्ड होना चाहिए, इसका मतलब उसको किसी अकेली निर्जन स्थान पर होना चाहिए, ऐसी जगह जहां पर कोई नहीं जाता। जैसे ये पिक्चर देख रहे हो, आप में से कितने लोगों का मन करता है जब आपका मूड बहुत खराब होता है कि भाई हमें यहाँ पहुंचा दो, सो आई विल बी फीलिंग गुड, मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा, पहुंच जाऊंगी, आसपास सिर्फ ग्रीनरी होगी, ना फोन कॉल्स होंगे, ना मतलब किसी का शोर होगा, ना ट्रैफिक होगा, कोई डिस्टर्ब करने के लिए कोई चीज नहीं होगी, साथ ही साथ एयर बहुत ही ज्यादा प्योर होगी, और आपके साथ में बुक्स होंगी। वैसे बुक्स आपको पसंद नहीं है तो चलो कुछ नहीं होगा। ओके, सो यू गाइज विल बी बैक ऑफ बियॉन्ड, अ लोनली फॉरसेकन प्लेस, ठीक है, अकेला निर्जन स्थान, अकेला निर्जन स्थान। ओके, सो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ये। ओके, 4
सबको पता है। ओके, एन आइडियल प्लेस फॉर हॉलीडेज, हॉलीडेज के लिए एक आइडियल प्लेस उसको बोलेंगे। अ प्लेस विद सर्टेन मेमोरीज, कुछ मेमोरीज के लिए सर्टेन प्लेस जो है वो। तो राइट ऑप्शन, रिलीजियस प्लेस तो है नहीं, तो राइट ऑप्शन हमारा 4 हो जाता है। मैं एक्चुअली सबके मीनिंग्स इसलिए बता रही हूं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो कि इसका ये मीनिंग क्यों नहीं हुआ। अब बाय हुक और बाय क्रूक, ये हम रोज यूज करते हैं कि हमको तो भाई ये एग्जाम क्वालिफाई करना ही है, बाय हुक और बाय क्रूक। आई हैव टू क्वालिफाई दिस एग्जाम बाय हुक और बाय क्रूक एट एनी केस, मतलब हर हाल में। तो बाय हुक और बाय क्रूक का मतलब क्या हो गया, हर हाल में यू हैव टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप वाकई एकदम पूरी तरह डेवोटी रहे, पूरी तरह आप अपने आप को डेडिकेट कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी दिस बाय हुक और बाय क्रूक। तो बाय एनी मीन्स, देखो बाय परमिशन तो होगा नहीं, बाय नोबल मीन्स भी नहीं होगा, नोबल मीन्स किसी अच्छे काम के लिए, ठीक है। बाय रिक्वेस्ट भी नहीं होगा, क्या, बाय एनी मीन्स किसी, हर हाल में, किसी भी कीमत पर। इसका एक और सिनोनिम हो जाएगा एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। ओके, किसी भी कीमत पर। इनको नोट डाउन भी कर लेना गाइस, क्या पता आपको अभी सडन कोई पेपर देना और यही क्वेश्चंस आ जाएं। जैसे ये कह रहा है आई वांट एवरीथिंग, इसको पूरी पृथ्वी चाहिए। ये कौन है भाई, ये कौन है, ये है एक पॉलिटिशियन जिसको चाहिए पूरी पृथ्वी, समझ रहे हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में आंसर भी है। देखो अब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, समझ रहे हो, वन वर्ड्स हैं ये। मतलब यहां पर आपको जो दिख रहा है उसमें आपको पिक्चर दिख रही है, उसके बाद में ये लिखे अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, मतलब ऐसी फैमिली जो यंग एनिमल्स की है। यंग एनिमल्स समझ रहे हो, आपको लगता है इंडिया में सबको लगता है कि यंग का मतलब होता है जवान, बट बेसिकली यंग का मतलब जवान नहीं होता। यंग हम तब यूज करते हैं जब हमें ये बताना होता है छोटी चीज, छोटे बच्चे। जैसे आपने कहा, जैसे कभी कभी आप अपने इंट्रोडक्शन में कहते हैं, जैसे मैं ही कहती हूँ कि व्हेन आई वाज यंग, सो पीपल आर लाइक अच्छा जब मैम यंग थी तब की बात कर रही है, मतलब अब जो मैम है वो 55 पार हो गए हैं। तो कहने का मतलब है मैं ये बताती हूँ कि जब मैं छोटी थी सामने वाला जवान समझ रहता है। तो यंग एनिमल्स का मतलब हो गया छोटे बच्चे, ठीक है। यंग एनिमल्स का मतलब छोटे बच्चे, जवान बच्चे नहीं। सो ये इंग्लिश का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है कि हमें सिखाया क्या गया है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश खराब है, इंग्लिश में ऐसे ही होता है, नहीं 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 नहीं, वो हमारी कंडीशनिंग है। बचपन से यंग किसको कहते हैं, वो तो बड़ा यंग है। यंग का मतलब छोटा होता है, ब्रूड होता है। यंग एनिमल्स की फैमिली को कलेक्टिव नाउन में ब्रूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रूड, याद रहेगा। ब्रूड का मतलब छोटे बच्चे। जैसे ये छोटे बच्चे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन अगर हैं छोटे बच्चे तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रूड, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आएगा इस। ओके, आपने कैश मेमोरी के बारे में सुना है। क्वेश्चन ये है कि अ ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन हिडन इन अ सीक्रेट प्लेस। आपने देखा होगा कि कभी कभी आपके घर में ऐसी कोई जगह होती है जहां पर कुछ सर्टेन थिंग्स, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको छुपा दिया जाता है। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं गाइस कैश, है ना। छुपी हुई चीजें, छुपी मतलब चीजें छुपाकर रखने की जो जगह होती है उसको बोलते हैं, कि जो जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं गाइस, कैश। कैशिंग, कैश मेमोरी फोन में भी होती है, जो छुपा के रखी जाती है। आप छुपा के रखते हो, कहते हो कोई देख ना ले, काइंड ऑफ डरते हो आप लोग। ओके, ये काफी कॉमन है, बट फिर भी ये ग्रुप को डिनोट करता हुआ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये पूछ लिया जाएगा और ऐसे करके इसी वर्ड्स के दिखते हुए 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होता है, एवरीबॉडी नोज दैट। अ ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विद व्हीकल्स और एनिमल्स ट्रैवलिंग टुगेदर, मतलब पीपल का जो ग्रुप होता है उसको क्या करते हैं, इसमें व्हीकल्स भी होती हैं, एनिमल्स भी होते हैं, एंड उसमें पीपल भी होते हैं, और वो ना क्या करते हैं, साथ साथ चलते हैं, काइंड ऑफ, मतलब इस तरीके से चलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कारवां। कारवां गुजर गया, कारवां चल पड़ा, ऐसे करके शायरी भी बहुत लोग सुनाते हैं। अभी आपको ना इसी प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे ऐसे टीचर्स आएंगे जो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, मतलब शायरी के साथ साथ आपकी जिंदगी जो है खुश हो जाएगी। आपको पता नहीं चलेगा कि आप मतलब कपिल शर्मा का शो देख रहे हो, या साथ ही साथ आपको बहुत सारी नॉलेज भी मिल रही है। सो कैरवन का मतलब होता है गाइस कारवां, कारवां,
ठीक है। अब मुझे तो इतनी शायरी आती नहीं है, लेकिन हाँ, आप लोग अगर लाइव क्लास में आओगे कभी, अगर मतलब इसी सेशन में कभी अगर 100+ स्टूडेंट्स आ गए और बोले मैम शायरी सुनाओ, तो मैं आपको ना इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके शायरी सुना दूंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। लिखा है क्लोज्ड पॉलिटिकल मीटिंग, कोई ऐसी मीटिंग जिसमें आजकल क्या है, इलेक्शन का टाइम चल रहा है। अब जैसे कोई भी पर्सन आया जो कि पॉलिटिकल है, उसने कहा सारे लोग मेंबर्स यहाँ पर बैठो और हम जो है एक ऐसी मीटिंग रखते हैं जो जिससे बात बाहर नहीं जानी चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं गाइस? इसका नाम ही है कॉकस, जिसमें कौवा भी आ नहीं सकता। ठीक है, कॉकस, यहाँ चुपचाप बैठे हैं और साथ ही साथ मीटिंग में कुछ ऐसे मतलब एजेंडा लेकर के आए हैं जिसको, जैसे अगर बीजेपी की है तो कांग्रेस को नहीं पता, कांग्रेस की बैंड बजाने के चक्कर में हमने क्या बुलाएंगे? कॉकस बुलाएंगे। कैसी? क्लोज्ड पॉलिटिकल मीटिंग जिसमें पॉलिटिकल पार्टी के अलावा फालतू के लोग हैं ही नहीं, उसको क्या बोलेंगे? कॉकस। प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? कॉकस। हिंदी क्या होगी? छुपी हुई पॉलिटिकल मीटिंग, मतलब राजनीतिक बैठक जो होती है उसको क्या बोलते हैं? राजनीतिक बैठक जो छुपी हुई है उसे क्या बोलते हैं? कॉकस। समझ आया? अगर आपके आसपास भी चुपचाप लोग बैठे हुए हैं तो आपको लगेगा ओ इट मस्ट बी अ क्लोज पॉलिटिकल मीटिंग बिकॉज ऑब्वियसली इट इज इलेक्शन टाइम। एन एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विद अ कॉमन पर्पस, जब आपको ऐसा दिखे जैसे कि गोलमेज सम्मेलन चल रहा है ना, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी, गोलमेज सम्मेलन चल रहा है, या आपने कहा कि हम ही गोलमेज सम्मेलन जो है वो आयोजित कर लेते हैं, तमाम लोगों को बुला लेते हैं और हम सोसाइटी की हैप्पीनेस की बात करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं? नहीं है ऑप्शंस। हिंदी इसकी होती है क्लिक। मेरी आदत पड़ गई ना ऑप्शंस बताने की, अब राइट हमारा आंसर ही लिखा हुआ क्लिक, तो आपके दिमाग में क्लिक किया कि हमें क्या बुलाना चाहिए? क्लोज पॉलिटिकल मीटिंग। यू कैन सी द पिक्चर हियर एंड लिंक दैट पर्टिकुलर वर्ड क्लिक। तो आपके माइंड में क्या क्लिक किया कि हमें कॉमन पर्पस के लिए सर्किल ऑफ पीपल बुलाना चाहिए, है ना? तो क्या हुआ कि सामान्य जनता की भलाई के लिए सामान्य हित की बैठक जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं गाइस? क्लिक बोलते हैं। हमारे माइंड में क्या क्लिक किया? आपको कोई भी वर्ड ऐसा जाना नहीं चाहिए जो आपको याद ही नहीं हुआ। मतलब क्लास में अगर आए हैं, पिक्चर्स देखेंगे, सो यू हैव टू लिंक योर वर्ड दैट कम्स इन योर माइंड विद द पिक्चर सो दैट यू कुड लर्न देम। आ जाओ भाई, कितनी अच्छी पिक्चर है। यू गाइस मस्ट बी वेरी हैप्पी, आपके चेहरे पर स्माइल आ गई। द पिक्चर इज वेरी ब्यूटीफुल। व्हाट इज इट कॉल्ड? लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स हायर्ड टू अपलोड एट अ परफॉर्मेंस। आपने देखा है कि, अब देखो अगेन मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूंगी, लेकिन मान लो मैं इलेक्शन में खड़ी हुई, अब मेरे को दिखाना है कि भाई मेरे काफी सारे फॉलोअर्स हैं और मेरे पास पैसा बहुत है, तो मैं क्या करूंगी? सबको पैसे दूंगी, मतलब लोगों को जिनको पैसे की जरूरत है, स्टूडेंट्स को स्पेशली दे दो 500 रुपए तो आके बैठ जाएंगे, तो मैं उनको 500 रुपीज दूंगी। मैं कहूंगी कि देखो ऐसा है कि मेरी आज ना स्पीच है, आप सबको आना है और आकर के क्या करना है? आपको अपलॉड करना है हमारी परफॉर्मेंस। मैं जब भी कुछ बोलूं हर बात पे आपको ना सीटियां मारनी है, ताली बजानी है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है पता है? इसको हम बोलते हैं क्लैक। हम जब क्लैप करने के लिए लोगों को बुलाते हैं तो होता है क्लैक। तो अभी बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल मीटिंग्स होती है, मुझे तो लगता है सारी, कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास पैसा बहुत होता है तो वो क्या करते हैं, उनको 100 रुपए 500 या थोड़े ज्यादा रुपए दे देते हैं, कहते हैं आओ बैठो मुझे अपलॉड करना है, मैं कि कोई भी बात बोलूं अच्छी या बुरी तुम ताली बजाना। कभी कभी अब जो पर्सन डिलीवर करता है वो ही गलत बोल देता है, लेकिन वो क्या पैसे दे के बैठे होते हैं, तालियां बजा देते हैं। इस चीज का भी काफी रिस्क रहता है। खैर आप लोग तो इंटेलिजेंट हो। सो इसको हम क्या बोलते हैं? इस क्लैक। क्लैक लिखा हुआ है, क्लैक होता है, क्लैक बोलते हैं कि जब लोगों को तारीफ करने के लिए बुलाए गए लोग जो होते हैं, तो किसी भी मीटिंग में जब तारीफ करने के लिए बुलाए गए लोग आते हैं, के लिए बुलाए गए लोग, तो उनको हम क्या बोलते हैं? बुलाए गए लोगों को क्या बोलते हैं गाइस? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चिल्ला के बताओ। उनको बोलते हैं क्लैक। क्लैक से लिंक करो क्लैप। जब हम क्लैप करने के लिए लोगों को बुलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्लैक बोलते हैं। ठीक है ना, सबको समझ आई बात? ओके। नेक्स्ट इडियम है हमारा बैंडी वर्ड्स। बैंडी वर्ड्स मतलब है तो ये बैंडी वर्ड्स, लेकिन ऐसे वर्ड सुनने के बाद आपको बैंडेज लगाना पड़ जाए, इतने ज्यादा चुभने वाले वर्ड्स। कैसे वर्ड्स होते हैं? बैंडी वर्ड्स, चुभने वाले। जैसे आप देख रहे हो कैसे दोनों लड़ रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? ये एक इडियम है, अभी तक 1 वर्ड्स थे, ये इडियम है, ऊपर लिखा भी हुआ है। हर चीज बहुत ही ज्यादा पर्सपिक्यूअस आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मुझे लगता है कि आप सबको बड़ा मजा भी आएगा इस सेशन को देखने के बाद, याद रखेंगे आप इसे। बैंडी वर्ड्स का मतलब क्या होता है? टू रिक्वेस्ट, टू आर्ग्यू, टू गिव रेस्पेक्ट और टू बी पोलाइट।
सो इफ यू यूजिंग बैंडी वर्ड्स अगेंस्ट समवन, अगर आप बैंडी वर्ड्स यूज कर रहे हो किसी भी पर्सन के अगेंस्ट, तो आप ना उस पर्सन से कर रहे हो आर्ग्यूमेंट्स। क्या कर रहे हो? आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो, बहस कर रहे हो। उस पर्सन से क्या कर रहे हो? बहस कर रहे हो। बहस करना, इट मीन्स टू यूज बैंडी वर्ड्स। इसको यूज कैसे करेंगे कॉन्वर्जेशन में? वाई आर यू यूजिंग बैंडी वर्ड्स फॉर मी? आई डोंट लाइक यूजिंग बैंडी वर्ड्स अगेंस्ट माई फ्रेंड्स। आई डोंट लाइक बैंडी वर्ड्स, मतलब यू कैन यूज इट इन अ डिफरेंट मैनर। ठीक है, तो बैंडी वर्ड्स का मतलब क्या होता है? बुरे लगने वाले, बहस करने वाले शब्द। ओके, सो हमारा आंसर क्या हो गया गाइस? इट इज 2. दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके, ब्रेक द आइस, आइस ब्रेक करना। आइस ब्रेक करना समझ रहे हो? जब भी आप कभी स्पोकन सीखने गए, इंग्लिश स्पोकन, तो वहां पे एक सेशन वो कराते हैं जिसको बोलते हैं आइस ब्रेकिंग सेशन। मतलब टू स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन, आई एम द वन हु ऑलवेज ब्रेक द आइस, हु ऑलवेज ब्रेक्स द आइस। मतलब आप एक ऐसे पर्सन हो जो हमेशा बर्फ तोड़ते हो। नहीं, हमेशा बोलना शुरू करते हो। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि कॉन्वर्जेशन को शुरू करना। क्या होता है? टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन और टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर लॉन्ग साइलेंस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है गाइस? हो जाता है 3 या फिर सी। हाँ, लेकिन आपने यहाँ पे जो लिखा, यहाँ पे जो पिक्चर देखी, इससे कोई कनेक्शन नहीं हो, तो हमने आपके माइंड को धोखा देने के लिए बना दिए। तो क्या लिखा है यहाँ पर? ब्रेक द आइस मतलब टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर लॉन्ग साइलेंस, और दूसरा मतलब इसका होगा टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना। ओके, टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। टू डू समथिंग विद करेज, किसी भी चीज को करेज के साथ करना, नहीं, ये नहीं होता है। टू विन अ प्राइज भी नहीं होता है। टू विन समवन्स हार्ट, ये भी नहीं होता है। राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ये हो गया। ओके, चलिए, बैड ब्लड क्या होता है गाइस? दैट इज अनदर इडियम, बैड ब्लड। बैड ब्लड, अब जैसे ये दिख रहा है कि गंदा खून, अगर आपसे मैं पूछूंगी भाई इसका मतलब बताओ आपको कि गंदा खून, आई डोंट हैव बैड ब्लड, आई हैव रॉयल ब्लड, बट इसका मतलब क्या होता है? वुंडेड इन स्कफल, बिटर रिलेशंस, डिसऑनेस्ट, एरोगेंट। सो इफ यू हैव बैड वर्ड, दैट मीन्स आपके रिश्ते खराब हैं। बैड ब्लड अगर आपका है, अगर आपके मन में है, तो आपके रिश्ते खराब हैं। तो बिटर रिलेशंस जो हैं वो होता है राइट ऑप्शन। पिक्चर देखो आप, इसका मतलब होता है कड़वे रिश्ते। क्या होता है इसका मतलब? कड़वे रिश्ते, मतलब ऐसे रिश्ते जो कैसे हैं? कड़वाहट से भरे हुए। ऐसा नहीं है कि मिर्ची लग गई रिश्तों को, ऐसा है कि आपके मन में ना प्रॉब्लम्स हैं उस रिश्ते के लिए, आपको मजा नहीं आ रहा है उसके साथ डील करने में। सो बिटर रिलेशंस, द राइट ऑप्शन विल बी व्हाट? नहीं, 2 हो जाएगा। ओके, 2 या बी बोलो या कुछ भी बोलो। सो बैड ब्लड मीन्स बिटर रिलेशंस। कैसे यूज करेंगे? आई डोंट हैव बैड ब्लड अगेंस्ट एनीवन, मेरे मन में किसी के लिए कड़वे रिश्ते नहीं है। ओके, अच्छा, वुंडेड इन स्कफल, कभी लड़ाई झगड़े में घायल होना, नहीं, ये राइट ऑप्शन नहीं है। डिसऑनेस्ट मतलब कोई ऐसा पर्सन जो ईमानदार नहीं है, वो भी नहीं। एरोगेंट मतलब कोई पर्सन जो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, घमंडी है, वो भी नहीं बैड ब्लड। हाँ, दिस इडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये इडियम? ब्रोबीट। ब्रोबीट है ये, ब्रोबीट नहीं है, ब्रोबीट है। जैसे ब्रो होता है ना, वो प्रोनाउंसिएशन है। तो ब्रोबीट का मतलब क्या होता है? टू बुली, टू रेस्पेक्ट, टू प्रेज, टू रिब्यूक। पिक्चर पे आते हैं। पिक्चर देखो, ये छोटा बच्चा बेचारा और ये है बॉस। तो बॉस क्या करेगा? बॉस कभी रेस्पेक्ट नहीं करता गाइस, प्रेज भी नहीं करता, रिब्यूक कर सकता है, बट सबसे ज्यादा क्या करता है? बुली करता है। ओके, सो ब्रोबीट का मतलब होता है टू बुली, मतलब खिंचाई करना। जब भी कोई पर्सन बुली करे, सी बुली करना इज अ क्राइम। ओके, खिंचाई करना, इट इज अ क्राइम। So browbeating is not allowed in this company. If you use it in a sentence, you can say browbeating is not allowed in the company. To respect, सम्मान करना किसी का। To praise, तारीफ करना। To rebuke, डांटना। So right option क्या हो गया हमारा? To bully. Okay? So मैंने इसका यूज करना भी आपको बता दिया है। अच्छे से याद करो, अच्छे से पढ़ो, बहुत मजा आएगा। जितने भी बच्चे अभी लाइव ये सेशन देख रहे हैं, उन सबको बता दूं कि आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आए किसी भी तरीके का, आप लोग मुझसे जरूर पूछिए। ओके, आई वुड लव टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। मैं एक मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं आपको मेंटर करूँ, आपको हेल्प करूँ आपके एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए। सो किसी भी तरीके का क्वेश्चन
आप मुझसे पूछ सकते हैं सिलेबस से रिलेटेड। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बिड डिफाइंस क्या होता है? बिड डिफाइंस, गाइस डिफाई का मतलब होता है मना करना। ओके जैसे पिक्चर में ये देखो क्या कर रहा है, मतलब अगर हम पिक्चर को अपरेंटली देखें तो हमें नजर आ रहा है कि लड़की ना इसको इग्नोर कर रही है। ऑप्शंस हैं टू ओबे, टू इग्नोर, टू फॉलो और नन ऑफ द अबव। सो बेसिकली बिड डिफाइंस मीन्स टू इग्नोर। क्या मतलब होता है इसका? किसी को इग्नोर करना, किसी को नजरअंदाज करना। नजरअंदाज करना कैसे यूज करेंगे इसको सेंटेंस में कि आई डोंट लाइक टू बिड डिफाइंस माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स को नजरअंदाज करना पसंद नहीं करती। बट डिफाइंस इज नॉट गुड फॉर पीपल हु आर ऑनेस्ट और काइंड। ब्लो वंस ट्रम्पेट, ये सबको पता होगा, पिक्चर भी देखी फिर आंसर किया कि वाई यू ऑलवेज ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट, क्यों हमेशा अपनी तारीफ करते रहते हो। व्हेन अ पर्सन प्रेजेस वन सेल्फ, जब वो खुद की तारीफ करता है तो उसके लिए क्या बोलते हैं? टू प्रेज वन सेल्फ, खुद की तारीफ करना। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, टू प्रेज अदर नहीं होता, टू प्रेज लीडर भी नहीं होता, टू प्रेज कम्युनिटी भी नहीं होता, अपनी तारीफ करना। सो अपनी तारीफ करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? अपनी तारीफ करना, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ब्लो वंस ट्रिम। और आपका आंसर क्या हो गया? 3। ओके, बेरी द हैशेट, बेरी द हैशेट। बेरी देखो लिखा ब्यूरी है लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या है? बेरी। बेरी द हैशेट, हैशेट का मतलब होता है कटार। तो अगर आपने कटार को ही दफना दिया, बेरी का मतलब होता है दफनाना, हैचेट का मतलब होता है कटार। तो अब एक बात बताओ कि अगर आपने हैचेट को बेरी कर दिया, दफना दिया, तो आप कटार को दफनाने का किससे सिंबल लोगे? किसको कैसे सिंबलाइज करोगे कि भाई हमने कटार दफना दिए, अब आपके हमारे बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एवरीथिंग इज गोइंग गुड बिटवीन अस। दैट मीन्स क्या करना? शांति लाना। तो इसीलिए टू मेक पीस, ये शांति लड़की का नाम बिल्कुल भी नहीं है, शांति लाना। आप लोग शांति को लेकर के घर नहीं चले आना। बेरी द हैशेट का मतलब होता है टू मेक पीस, यू नो, टू स्टॉप क्वारलिंग, टू शट डाउन द वॉर। तो टू मेक पीस, राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है गाइस? 3। और राइट, ब्रिंग टू बुक, ब्रिंग द बुक नहीं कह रही हूं मैं, ब्रिंग टू बुक। देखो ब्रिंग द बुक आप कहोगे, अगर मैं पूछूंगी आप कहोगे अरे ब्रिंग द बुक मतलब किताब लाना। नो, ब्रिंग टू बुक। आपने कहा अरे वो तो बुक हो गया भाई, बुक कर दिया गया। ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है पनिश करना, ठीक है, सजा देना। अब यहां पर वो सजाने वाली सजा नहीं है, अब यह सजा दी जा रही है, सजा देना, ठीक है। टू पनिश, जैसे आप इसको यूज करेंगे कि आई वॉन्ट टू ब्रिंग यू टू बुक, मैं चाहती हूं कि तुम्हें सजा मिले। ऑल द क्रिमिनल्स शुड बी ब्रॉट टू बुक, सारे क्रिमिनल्स को सजा मिलनी चाहिए। सर्व का मतलब रक्षा करना, ये नहीं होगा राइट ऑप्शन। प्रेज का मतलब तारीफ करना, ये भी नहीं होगा। टू राइट स्टोरी, बिल्कुल नहीं। ओके, ब्लेज द ट्रेल, व्हाट डू यू थिंक व्हाट ब्लेज द ट्रेल इज? ब्लेज द ट्रेल का मतलब होता है गाइज किसी ट्रेल को ब्लेज करना। कहोगे ये तो मुझे भी पता था, व्हाट इज न्यू इन दैट? ब्लेज द ट्रेल, टू डू समथिंग न्यू। क्या कर रहे हैं? ये चल रहे हैं जाके हेवन में, वहां पे अपनी पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट करेंगे। दे यू नो द पर्सन इज ब्लेजिंग द ट्रेल बाय गोइंग टू हेवन एंड गोइंग टू स्टार्ट द पॉलिटिकल पार्टी देयर। सो ब्लेज द ट्रेल का मतलब होता है टू स्टार्ट अ मूवमेंट और टू डू समथिंग न्यू, टू डू समथिंग न्यू, कुछ भी नया करना, टू डू समथिंग न्यू। हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है? 4th, ठीक है। ब्लेज द ट्रेल, कुछ नया करना। ओके, समझ आ रहा है? कुछ नया करना, ब्लेज द ट्रेल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड का मतलब होता है ऐसा कोई सपोर्ट जो फेल हो गया। ब्रोकन रीड मतलब ऐसा सपोर्ट जो फेल हो गया। जैसे आप देख रहे हो इसके पास ये है और ये सपोर्ट कभी टूट गया खुद ही, तो आप कहोगे दिस थिंग इज अ ब्रोकन रीड फॉर मी। जैसे आपका फ्रेंड आपको सपोर्ट करता है और किसी दिन उसने आपको सपोर्ट नहीं किया, यू कैन से माई फ्रेंड इज अ ब्रोकन रीड फॉर मी, ही डजंट सपोर्ट मी एनी मोर, या ही इज नॉट गुड टू सपोर्ट मी। आंसर हो जाएगा आपका गाइस 2। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बाय डिंट ऑफ। बाय डिंट ऑफ मतलब
जब कोई जोर जबरदस्ती से कोई काम करवाए आपसे, बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है जोर डालना, बाय फोर्स ऑफ। वैसे पिक्चर में ये पर्सन जो बना हुआ है, इसको मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये ऑटोक्रेसी चलाता है। ये अपनी जो प्रजा है उससे कहता है कि जो हमारे रूल्स है उनको फॉलो करो, बाय फोर्स ऑफ, फोर्स करता है। जैसे आपने तैयारी की किसी एग्जाम की, आपकी फैमिली फोर्स कर रही है, सो यू डू समथिंग बाय डिंट ऑफ योर फैमिली, है ना। पीपल आर फोर्सिंग यू टू डू समथिंग। तो किसी चीज को जोर जबरदस्ती से करना, जोर जबरदस्ती से करना इज कॉल्ड बाय डिंट ऑफ, बाय परमिशन ऑफ, बाय फेयर ऑफ, बाय ब्लेसिंग ऑफ, ये सब अलग बातें हैं। हमें क्या करना है, बाय डिंट ऑफ, ठीक है। चार्ली हॉर्स, वेल चार्ली हॉर्स का मतलब होता है गाइज स्टिफनेस। चार्ली हॉर्स एक तरीके का सिंबॉलिक इडियम है जिसका मतलब होता है कि ऐंठन होना, ठीक है। तो ये सिंपली इट इज अ सिंपल इडियम, तो हम इसको ऐसे कंसीडर करेंगे स्टिफनेस से। तो पिक्चर में देखो इस पर्सन को स्टिफनेस हो रखी है, तो चार्ली हॉर्स इडियम उस जगह यूज होगा जहां स्टिफनेस, जैसे आई गॉट चार्ली हॉर्स इन माई लेग, ठीक है, इट इज अ सिंपल यूज। बोल्डनेस, अब बोल्डनेस का मतलब करेज होगा, वेरी वीक, कमजोर, वेरी रैपिड, तेज गति से। सो अब यहाँ पर जो है गाइस ये सेशन खत्म होने की कगार पर आ गया है। तो हमारा ये जो लास्ट क्वेश्चन है, कार्ट बिफोर द हॉर्स, ये है आपका होमवर्क, ठीक है। तो व्हाट आई वांट यू टू डू कि आप इस सेशन को, इस क्वेश्चन को कमेंट करके इसका राइट आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इसका राइट आंसर बताएंगे सारे लोग। करेक्ट आंसर क्या होगा इसको बताएंगे, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को, मैं नहीं बता रही कोई आंसर, हमारे इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और पढ़ेंगे मन लगा के, जिससे कि आप भी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें तो सिलेक्शन हो ही जाए। साथ ही साथ क्या होगा कि आपको इंग्लिश बोलने में जो कॉन्फिडेंस आएगा वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इतनी देर से हमारे साथ हैं एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। इसी तरीके से इस चैनल से जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय बाय।